हेलो, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस डिजिटल 3D क्लासरूम में एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि लोकतंत्र आखिर काम कैसे करता है और अलग-अलग आबादी वाले देश अपने यहाँ संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले सत्ता की साझेदारी का मतलब समझेंगे, फिर बेल्जियम और श्रीलंका के असली उदाहरण देखेंगे। इसके बाद कुछ अहम सिद्धांतों पर बात करेंगे और अंत में समझेंगे कि ये साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी का परिचय। राजनीतिक सत्ता को लेकर हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसे आज हम दूर करेंगे। जरा एक समीकरण के बारे में सोचिए। अक्सर लोगों को लगता है कि सत्ता को बांटने का मतलब है देश को बांटना और उसे कमजोर करना। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर शायद यही किसी देश की मजबूती और स्थिरता का सबसे बड़ा राज है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा, जातीय या एथनिक। आसान भाषा में कहें तो ये साझा संस्कृति पर आधारित एक सामाजिक विभाजन है। और यही सांस्कृतिक या शारीरिक विभाजन उन तनावों की असली जड़ होते हैं जिनका विश्लेषण हम आज करने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, बेल्जियम और श्रीलंका। यहाँ हम इन दो बिल्कुल अलग देशों की कहानी देखेंगे और समझेंगे कि उन्होंने अपनी इस जटिल जातीय बनावट को कैसे संभाला। सबसे पहले बेल्जियम के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी महज 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसका विभाजन देखिए कितना पेचीदा है। यहाँ 59% लोग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% जर्मन बोलने वाले लोग हैं। अगर हम इन आंकड़ों को भौगोलिक रूप से देखें तो क्षेत्रीय विभाजन एकदम साफ हो जाता है। उत्तरी हिस्से यानी फ्लेमिश क्षेत्र कहते हैं, वहां डच बोलने वाले लोग रहते हैं और दक्षिणी हिस्से यानी वालून क्षेत्र में फ्रेंच बोलने वाले लोग बसते हैं। लेकिन असली पेच तो राजधानी ब्रसल्स में फंसा है। यहाँ का गणित पूरे देश के गणित से एकदम उल्टा है। राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, मतलब जो लोग पूरे देश में अल्पसंख्यक हैं वो राजधानी में भारी बहुमत में है ना हैरानी की बात। अब इस स्थिति को बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना श्रीलंका से करते हैं। ये लगभग 2 करोड़ की आबादी वाला हमारा पड़ोसी द्वीप राष्ट्र है। यहाँ 74% लोग सिंघली भाषा बोलते हैं, जो कि एक बड़ा बहुमत है, और 18% लोग तमिल बोलते हैं। श्रीलंका की बसावट को देखें तो पता चलता है कि तमिल आबादी मुख्य रूप से देश के उत्तर और पूर्वी किनारों पर ही केंद्रित है। यह क्षेत्रीय विभाजन शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता है। यहीं से हम अपने तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, बहुसंख्यकवाद बनाम समायोजन। चलिए देखते हैं कि इन दोनों देशों ने अपनी इतनी अलग और मुश्किल स्थितियों को संभालने के लिए कौन से रास्ते चुने। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना। इसका सीधा सा मतलब है कि जिसकी संख्या ज्यादा उसी का राज, यानी बहुसंख्यक समुदाय जैसे चाहे देश चलाए और अल्पसंख्यकों की इच्छाओं या जरूरतों को पूरी तरह से दरकिनार कर दे। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई कागजी सिद्धांत नहीं था। श्रीलंका सरकार ने सच में कई ऐसे कानून पास किए, जैसे 1956 का कानून, जिसने सिंघली को देश की इकलौती राजभाषा बना दिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और सरकारी नौकरियों में भी सिंघली लोगों को ही प्राथमिकता दी गई। अब जाहिर सी बात है, जब देश के एक बड़े हिस्से को इस तरह बेगाना महसूस कराया जाएगा तो गुस्सा तो फूटेगा ही। नतीजा, ये बेगानेपन की भावना एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। इस आंतरिक युद्ध में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और अनगिनत परिवारों को दरबदर होना पड़ा। इसके बिल्कुल उलट बेल्जियम ने एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता अपनाया। उन्होंने एक शानदार समायोजन मॉडल बनाने के लिए अपने संविधान में 1-2 नहीं बल्कि 4 बार बदलाव किए। उनका ये मॉडल एक तराजू की तरह काम करता है, जिसने केंद्र सरकार से लेकर ब्रसल्स की स्थानीय सरकार तक दोनों समुदायों को बिल्कुल बराबर का हक दिया। अब अगर हम इन दोनों देशों के नतीजों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद ने देश को दशकों के हिंसक गृह युद्ध में धकेल दिया। वहीं बेल्जियम की इसी जटिल लेकिन निष्पक्ष सत्ता की साझेदारी ने न सिर्फ देश में शांति बनाए रखी, बल्कि इस मॉडल की कामयाबी देखकर ही ब्रसल्स को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित मुख्यालय भी चुना गया।
अब हम आज के विश्लेषण के अपने चौथे और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर सत्ता की साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है? इसके पीछे के असल कारण क्या हैं? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है युक्तिपरक या प्रूडेंशियल। सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नपातुला कदम है। ये सामाजिक झगड़ों को रोकता है, हिंसा को भड़कने से बचाता है और बहुसंख्यकों के अत्याचार को रोककर देश की स्थिरता और एकता को पक्का करता है। और दूसरा कारण है नैतिक। सत्ता को साझा करना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार वही है जहां शासन में आम नागरिकों की भागीदारी हो, उनसे सलाह ली जाए और सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी हो। अपनी इस चर्चा को समेटने से पहले बेरूत की गलियों से गुजरते खलील की इस कहानी पर जरा गौर करते हैं। बेरूत एक ऐसा शहर है जिसने सत्ता को साझा करने की अहमियत बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक तरीके से सीखी है। एक लंबे और खौफनाक गृह युद्ध को झेलने के बाद लेबनान के नेताओं ने एक बेहद खास और सटीक समझौता किया। उन्होंने तय किया कि राष्ट्रपति ईसाई होंगे, प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम होंगे और ऐसे ही बाकी बड़े पद भी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच साफ साफ बांट दिए गए, ताकि देश में एक नाजुक लेकिन स्थायी शांति हमेशा के लिए बनी रहे। तो आज के इस डिजिटल क्लासरूम को बंद करने से पहले मैं आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की सच्ची भावना है, तो जरा सोचिए कि ये हमारे अपने समाज की अनोखी संस्कृति और ढांचे में कैसे काम करती है। इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में।